आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पिछले दिनों बांग्लादेश में हुआ सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट के बाद में जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली और कई सवाल उठाने वाली हैं। और इस बीच बांग्लादेश से एक और खबर सामने आई है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वहां पर संविधान में कुछ बड़े बदलाव करने की बात सामने आ रही है और संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की ये मांग है। यानी कि बांग्लादेश में तानाशाही की सरकार अब हो सकती है। आने वाले दिन में कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल ने यह प्रस्ताव रखा है। दरअसल मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा हटाने के लिए इस याचिका में कहा गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि संविधान से बंगाली राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता इन शब्दों को हटाया जाए। कट्टरपंथी गुट जिस तरीके से हावी बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं उसमें हिंदुओं को लगातार टारगेट भी किया जा रहा है। और अब बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने देश के संविधान में संशोधन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि संविधान में शामिल समाजवाद, बंगाली राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता नामित करने के प्रावधान को भी हटाने का सुझाव दिया है। संविधान के अनुच्छेद 8 को लेकर असदुज्जुमा ने तर्क दिया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश की वास्तविकता से मेल नहीं खाते क्योंकि यहाँ पर 90% आबादी मुस्लिम है। अनुच्छेद 9 में शामिल बंगाली राष्ट्रवाद शब्द को हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिहाज से ठीक नहीं है। ये तमाम पहलू सामने रखे गए हैं अटॉर्नी जनरल की तरफ से और ये कहा गया है कि ये बदलाव संविधान में होने चाहिए। बड़ी बात ये, हिंदुओं पर हमले सत्ता परिवर्तन से पहले शुरू हो गए थे जो कि आज तक भी जारी हैं। लगातार वहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। उल्टा पुलिस प्रशासन से अगर उम्मीद की जाए तो पीड़ितों को ही परेशान किया जाता है, यानी कि अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा रहा है। और अब संविधान से धर्मनिरपेक्षता और बाकी शब्दों को हटाने के लिए कहा गया है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने सीधे तौर पर तर्क दिया है कि यहाँ 90% तो मुसलमान रहते हैं, फिर संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का भला क्या मतलब। बंगाली राष्ट्रवाद भी शब्द हटाने के लिए कह दिया है और साथ ही साथ मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का जो दर्जा है वो हटाने की मांग भी कर डाली है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की ये मांगे अंतरिम सरकार से हैं और ऐसे में इस बदलाव को अब तानाशाही से जोड़कर देखा जा रहा है। तो बांग्लादेश में जो संकट की स्थिति है क्या वो और ज्यादा बढ़ जाएगी? बांग्लादेश में क्या कट्टरपंथी संगठनों की इतनी चल रही है, क्या वो इतने हावी हो गए हैं कि वहां संविधान बदलने तक की नौबत आ जाए? सवाल बहुत से हैं और अलग अलग तरीके से अब पूछे जा रहे हैं। बांग्लादेश में तानाशाही की इस तस्वीर को और इस खबर को अब सोशल मीडिया पर भी अलग अलग टिप्पणी के साथ में शेयर किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद उम्मीद ये थी कि वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले कम हो जाएंगे या पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से वो बदलाव देखे नहीं गए। अब इसमें ये बड़ी मांगे कर दी गई हैं और इस बड़ी मांग को लेकर चर्चा अब सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी हो रही है। कुछ बड़ी जानकारी है जो कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या है? 30 जून 2011 को बांग्लादेशी संसद के 15वें संविधान में संशोधन को लेकर ये बात कही गई है। संशोधन को रद्द करने की ये बात है जिसमें मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता कहा गया। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का लेवल जो दिया गया है वो बांटने का काम करता है और आज़ादी में बाधा डालने की बात भी यहाँ पर कही गई है। और इसीलिए ये शब्दों के हटाने की मांग और मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिए जाने का विरोध अटॉर्नी जनरल ने किया है और वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी में बाधा डालती हैं ये चीज़ें। ऐसे में संशोधन होना चाहिए। 15वें संशोधन की तरफ इशारा किया। 15वें संविधान संशोधन को बरकरार रखना मुक्ति संग्राम, 1990 के जन विद्रोह और इस साल जुलाई में छात्र आंदोलन की भावना को कमजोर करता है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेटेस्ट ये उनका जो बयान है वो सामने आ रहा है। बांग्लादेश में संकट के बादल जो पहले से मंडरा रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ते हुए इसके बाद नजर आ सकते हैं। इसके पूरे आसार हैं। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, जो उनसे उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं।
यानी कि बांग्लादेश में जो हालात थे वो उसे मुस्लिम राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया कि 90% यहाँ पर मुसलमान लोग रहते हैं। तो फिर इन शब्दों का क्या मतलब, या फिर संविधान में इन बातों का भला क्या मतलब, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और मेरे साथ में निपुण आलम बयान है, जो कि विदेश मामलों के जानकार है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। सबसे पहले अरविंद सिंह तेजावत जी, बांग्लादेश में जब बहुत ज्यादा हंगामा बवाल की स्थिति थी, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, सत्ता परिवर्तन यानी कि तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस से बहुत सी जिम्मेदारियां निभाए जाने की उम्मीद थी, उम्मीदें धराशायी हो गई, हिंदुओं पर हमला लगातार हो रहा है। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये जो संविधान में संशोधन का आह्वान किया गया है, अब इसे सीधे सीधे ये समझा जाए कि इन घटनाओं में इजाफा होगा, बांग्लादेश तो आगे मुस्लिम राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है आगे। जो कि वहां की आवाम के लिए सुखद संकेत नहीं है। पाकिस्तान में क्या हुआ था, जनरल जिया ने वहां उसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। चुन्ना लो, दुपट्टा लो, टीवी में जो एंकर्स आती थी वो भी चुन्नी लेकर, और वो बिल्कुल ही एकदम वो पूरा करके वो उस तहजीब के हिसाब से आती थी जहां औरतों को, महिलाओं को डोमिनेट किया जाता था। और जहां की हम पूरा वो इतिहास जानते हैं क्या हुआ पाकिस्तान का, अपने आप को बर्बाद कर दिया। कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति करता है जब उस राष्ट्र के तमाम अलग अलग सेक्ट, अलग अलग तबके के लोग प्यार से रहें, तभी उनकी एनर्जी आपस में लड़ने में नहीं जाती है, और पूरा का पूरा जो ध्यान है वह दरअसल विकास में जाता है। पर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको फायदा ये होता है कि पोलराइजेशन हो, दरअसल लोग विभाजित हो, और ऐसे में वो एक कमजोर दुश्मन ढूंढते हैं। तो कमजोर दुश्मन कौन होता है? जिसकी पॉपुलेशन कम होती है। तो उसको वो ढूंढ के अपना पूरा पॉलिटिक्स उस पर केंद्रित करते हैं और कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, इनकी वजह से खतरा है, और इन खतरों की वजह से हम आगे विकास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अपनी जो अकर्मण्यता है, जो बांग्लादेश सरकार जो अपनी अकर्मण्यता है, वह दरअसल एक खास तबके पर थोपना चाहती है, और वह यह साबित करने की कोशिश करती है कि क्योंकि यह राष्ट्रभक्त नहीं है उनकी परिभाषा में, इसलिए वह नहीं हो सकता है। बांग्लादेश जिस राह पर चल रहा है उससे एक तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूनुस साहब, जो नोबेल लॉरिएट भी हैं, उनसे मैं मिला भी था जब 2012 में बांग्लादेश गया था, ढाका गया था। वहाँ एक लेक्चर था मेरा, और क्योंकि नोबेल लॉरिएट थे तो एकेडमिशियन थे तो मिलने का था। तब वो वैसे नहीं थे, तब उनका पूरा का पूरा जो सोचना था वो एक बहुत ही प्रगतिशील तरीके का था। पर अब केवल सत्ता के फायदे के लिए वो पूरा इतना बदल जाएंगे, इसकी उम्मीद तो कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। ना उनके मिलने वाले कर सकते थे, ना उनके स्टूडेंट कर सकते थे। तो ऐसा एकदम पूरे बड़े पैमाने पर उन्होंने ये देश को एक जो रिग्रेसिव पथ पर ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो किसी भी तरीके से बांग्लादेश के लिए आपने एक बड़ी मुफीद अहम नहीं बात है। कही है, और उस बात का मैं निपुण आलम बयान जी से जवाब चाहती हूँ। निपुण जी, अभी अरविंद जी कह रहे थे कि मोहम्मद यूनुस ऐसे थे नहीं, और जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए अंतरिम सरकार में, तो ऐसी भारत को भी उम्मीद थी कि शायद स्थिति बदलेगी, हिंदुओं पर हो रहे हमले रुक जाएंगे, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जो थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब हम खबर ये भी चला रहे हैं कि वहां पर कट्टरपंथी जो संगठन है उनका दबदबा है और वो हावी नजर आ रहे हैं। तो क्या वो मोहम्मद यूनुस पर भी हावी हो गए हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस का आना ही ये तय करता है कि वहाँ पर कट्टरपंथियों का ही दबदबा था, कट्टरपंथियों के ही प्रभाव से मोहम्मद यूनुस आए हैं। देखिए, किसी भी तरीके से अगर आप ये कहें कि छात्रों का आंदोलन था, तो छात्रों का आंदोलन मांग था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, वो समाप्त हो गया था। और फिर किस प्रकार से वो आंदोलन चला, और आज आप देखें उस आंदोलन से जुड़े हुए जो छात्र नेता थे, आज वो सरकार में, यानी कि जो एक गवर्नमेंट बनी हुई है। हालांकि मैं आज तक समझ ही नहीं पाया, ना तो ये इसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि अंतरिम सरकार बोलते नहीं हैं। इसको ये बोलते हैं कि एक सलाहकार के रूप में हम लोग हैं, और हम एक नई सरकार की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और अभी जो ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है, इसके 2-3 आयाम हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए, एक आयाम ये है कि लगातार बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो अवामी लीग हो या आपका बीएनपी हो, दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव कराइए, इलेक्शन कराइए, और इलेक्शन कराने के बाद आप बात कीजिए
ये कह रही है बीएनपी की सुधार की बात, रिफॉर्म की बात। लेकिन जो सरकार आज वर्तमान में मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो ये कह रही है कि हम पहले रिफॉर्म करेंगे और रिफॉर्म के बाद हम इलेक्शन कराएंगे। आश्चर्यजनक बात यह है, मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। मोहम्मद यूनुस को एक छोटे से वर्ग ने आंदोलन किया जो हिंसा में परिवर्तित हुआ, उनके द्वारा बिठाया हुआ एक व्यक्ति है जिसमें बाहरी ताकतों का भी हाथ है। ये बांग्लादेश का सोशल फैब्रिक, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक या सेकुलर कैसा होगा, ये तय करने वाली बांग्लादेश की जनता होगी या एक मॉब के द्वारा बिठाया गया एक व्यक्ति, वो इसके क्या होंगे, निर्धारण करता होंगे। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश आज वर्तमान में इस प्रकार के द्वंद्व में उलझा हुआ है जो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं एक निराशा और गहरे गर्त की ओर लेके जा रही है। आप देखिए कि पूरा प्रयास ये हो रहा है कि जो बांग्लादेश का एक फैब्रिक था, सोशल फैब्रिक, और जिन पिलर पर मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का निर्माण कराया था, वो था राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता। लोकतंत्र तो यहाँ पे है ही नहीं भाई। आप कह रहे हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठकर तय करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्या मोहम्मद यूनुस जनता के चुने हुए बंदे व्यक्ति हैं? आप कहेंगे नहीं, वो तो एक कार्यवाहक भी नहीं है। रियलिटी है कि कार्यवाहक भी वो अपने आपको नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं नई सरकार चुने जाने का एक सलाहकार हूं। तो सलाहकार की भूमिका निभाओ ना, आप वहां के संविधान को परिवर्तन करने की बात कर रहे हो। अच्छा, आपने जिन शब्दों का जिक्र किया मुजीबुर रहमान का जिक्र करते हुए, उन सभी शब्दों पर तो आज अटॉर्नी जनरल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सीधे कह दिया 90% जब मुस्लिम रहते हैं तो इन सभी शब्दों को संविधान से हटाया जाना चाहिए, और ये सब संकेत मिल रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ने को लेकर। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अंतरिम सरकार है, ये जनता की चुनी हुई सरकार तो है नहीं, ये कट्टरपंथी संगठनों के चलते, सेना की शय के चलते, और इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ रहा, यानी कि जो बाइडेन का भी हाथ रहा, ऐसा दावा किया जाता है। और उसी के बाद में मोहम्मद यूनुस को ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई। अभी वो सरकार में मुख्य सलाहकार के तौर पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब उम्मीदें भी उनसे ही होंगी और दरख्वास्त भी उनसे होगी, तो संविधान में चेंजेस की बात कर दी गई। अब मुझे ये बताइए कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों का रिजल्ट सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर अगले राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर जो बाइडेन समर्थन मोहम्मद यूनुस का कर रहे थे, तो ट्रंप का जो रुख है वो अलग नहीं रहेगा क्या? और अगर रहेगा तो बांग्लादेश में कुछ चेंजेस आने वाले वक्त में दिखेंगे क्या? क्योंकि अभी तो ये घोर कट्टरपंथी की तरफ आगे चल रहे हैं। देखिए, 1980 में भी ऐसा प्रयास हुआ था जब वहां पर प्रेसिडेंट इरशाद आए थे, और प्रेसिडेंट इरशाद ने भी जो सेकुलर फैब्रिक है उसको समाप्त करके एक इस्लामिक नेशन बनाने का प्रयास किया। लेकिन तब भारत सरकार ने अमेरिका को समझाया कि देखिए, अगर बांग्लादेश के अंदर रेडिकलिज्म आता है तो ये रेडिकलिज्म ना तो भारत के लिए बेटर है और ना ही अमेरिका के लिए बेटर है। उसके बाद आप देखिए कि वहां पर शेख हसीना को काफी ज्यादा मजबूत किया गया। हालांकि हम जानते हैं 90 के बाद पहली बार चुनाव होता है 91 में, जब आपका सरकार बनती है खालिदा जिया की, बीएनपी की। फिर 96 में जब चुनाव होते हैं तो वहां पर शेख हसीना गवर्नमेंट आती है, और शेख हसीना गवर्नमेंट जो है वो आपका क्या करती है, प्रयास करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, एक सेकुलर फैब्रिक को, सेकुलरिज्म को मजबूत करती है। इसके पीछे पूरा हाथ था भारत और अमेरिका का। अमेरिका इस बात को समझा, और मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो ये इस प्रकार की पूरा घटनाक्रम, बल्कि मैं एक बहुत ही हल्का शब्द कहूं तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का जो उठापटक इन लोगों ने की है, ये कदाचित भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नया एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार करने वाला नहीं है। आज आप देखिए, जो उनकी जो मेन एडवाइजर एनएसए की तरह जो उनकी चुनी गई हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनी है, तुलसी, मैं पूरा नाम मिस कर रहा हूं, उनका भी अगर आप बयान देखेंगे पिछले समय के, जब वो इस प्रकार से पॉलिटिक्स में इस प्रकार से पद पर नहीं थी, तो आप देखेंगे उनका भी रुझान जो था वो भारत के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बनाने को लेकर था। और बांग्लादेश में अगर इस प्रकार का रेडिकलिज्म आता है तो इस पूरे क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि इंडियन ओशन के लिए भी ये एक पूरा तनाव का वातावरण बनता है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके लिए एक समस्या उत्पन्न होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से इस प्रकार के फैब्रिक को बिगाड़ने का समर्थन नहीं करेंगे। और मुझे लगता है, आप देखिएगा, अवामी लीग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। शेख हसीना गवर्नमेंट ने, जब शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनको बधाई दी, तो डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज कुछ इस प्रकार था
कि हम आपको ही बांग्लादेश के पीएम मानते हैं। और आप देखिए अवामी लीग ने फिर वहां पर प्रोटेस्ट आयोजित किया। जो वहां पर जो छात्र हैं उन्होंने वो प्रोटेस्ट होने नहीं दिया। उससे ठीक पहले वो 12 बजे कह रहे हैं कि हम फासिस्ट जो पावर्स हैं उनको लेकर उनका प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। ये क्या मजाक चल रहा है कि आप एक पार्टी को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं देंगे, आप ये कहेंगे उनको फासिस्ट है, तो आप कौन है? मतलब बात ये है कि बांग्लादेश के अंदर पूरा घटनाक्रम चलेगा अभी। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अवामी लीग कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोबारा से वहां पर पावर में दिखाई देंगी। हालांकि ये समय लगेगा, यानी कि टाइम होपफुल लगेगा। रहना चाहिए। अरविंद जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, एक तरफ तो तानाशाही की तरफ चीजें आगे जा रही हैं, वहां ना प्रदर्शन का अधिकार रहा है, ना सड़कों पर आकर अपनी बात कहने का रहा है, वहां तो खुलकर जीने का अधिकार भी ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों से छिन गया है। और वो तस्वीरें जब भारत देखता है तो बड़ा दिल दुखता है, जब हिंदुओं पर हमला होता है या वहां माँ बहन बेटियों के साथ में गलत होता है। अब ऐसे में एक तरफ तो तानाशाही की तरफ जाता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की निगाहें भी बनी हुई हैं। शेख हसीना की का फिर यूं बधाई देना डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्या इंडिकेशंस हैं आने वाले वक्त में? क्या हिंदुओं के लिहाज से कुछ बेहतर होगा या तानाशाही की तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ जाएगा? रचना जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो ये अंदाज लग नहीं रहा है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं या उनकी जो संपत्ति को जो नष्ट किया जा रहा है या उसको उनके घरों को तोड़ा जा रहा है वो सब ठीक हो पाएगा। और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चला आ रहा है। हम बहुत सारे वहाँ के लिटरेचर में भी ये सारी चीजें देख रहे हैं। हम तमाम जो चीजें हैं उससे भी ये अंदाज लग रहा है कि यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है बांग्लादेश में। पर जो सबसे डिस्टर्ब करने वाली चीज है, वो डिस्टर्ब करने वाली चीज यह है कि यह पूरे के पूरे रीजन को डिस्टर्ब करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मुझे लगता है कि संभवतः इसके बारे में हमारे जो साउथ ब्लॉक में बैठे हुए जो नीति नियंता है वो अवेयर हैं। यहाँ पर जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात कही है, तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात के बारे में एक जो खास बात जो हमें ध्यान देने वाली है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन में अमेरिका जो है केवल वह मानवाधिकार का मुद्दा उठा के रह जाएगा और वह सरकार परिवर्तन के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि वह भारत को भी चेक और बैलेंस के तहत वो उससे पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत पूरी तरीके से हमारे साथ भी नहीं है और चीन और रशिया जो है उनके साथ तो भारत का कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका इस पूरी ही चीज का अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। तो यह सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स भी अवेयर हैं, पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे मुझे लगता है कि गहरी नजर रखने की जरूरत है। ठीक है। रचना जी, बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की मांग और उसका आधार हमने दर्शकों को बता दिया और हमारे दोनों ही गेस्ट मिली जुली सी प्रतिक्रिया इसको लेकर दे रहे हैं। निपुण जी, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में चल रही है या फिर ये उनकी अपनी मंशा हो सकती है, इस पर क्या ही टिप्पणी करें, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों के लिहाज से जो हो रहा है वो कतई ठीक नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें रहेंगी, लेकिन भारत सरकार जब बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और साथ में ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर ध्यान दीजिए और उम्मीद यह है कि भविष्य में ये घटनाएं कम होंगी, बावजूद इसके ये घटनाएं कम नहीं हुई, इसे कैसे देखें? क्या भारत को कुछ और सख्ती दिखाने की, स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत यहाँ पर है? नहीं, देखिए भारत सरकार को जितना कड़ा स्टैंड लेना था, मैंने तो पहली बार देखा हूं कि हमारे पीएम ने, चाहे कोई भी पीएम हमारे रहे हों, जिन्होंने इस प्रकार से एक सख्त कदम या सख्त टिप्पणी की बांग्लादेश सरकार के ऊपर। अब बांग्लादेश सरकार के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखने भी लगा। हम देखें दुर्गा पूजा जब हुई तो दुर्गा पूजा में जिस प्रकार की वो बात थी कि भाई हिंसा हो सकती है, हालांकि एक डरे हुए सहमे हुए वातावरण में वहां पर दुर्गा पूजा संपन्न हुई, लेकिन हम देखें फिर भी एक प्रेशर क्रिएट तो हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से अब ये बातें होनी शुरू हुई हैं, या कह रहे हैं कि आपका सोशल फैब्रिक जो है वो सेकुलर खत्म कर देना चाहिए, फिर आपका राष्ट्रपिता जो अकेले केवल मुजीबुर रहमान को कहना ये गलत है, तो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। और भारत को इस पर आप देखिए अभी तो बात ये भी चल रही है कि शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन कर दिया जाए। वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए एक नोटिस इशू करेंगे, इंटरपोल जाएंगे, इंटरपोल में जाके इसको क्या करेंगे, रेड अलर्ट नोटिस, मतलब रेड नोटिस जारी करेंगे भारत के खिलाफ कि आप शेख हसीना को हमको लौटा क्यों रहे हैं, दे क्यों रहे हैं।
जबकि वो भारत सरकार से अब तक शेख हसीना के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्सट्रेडिशन औपचारिक रूप से नहीं मांगा है कि आप एक्सट्रेडिशन कर दीजिए। तो मैं मान रहा हूं कि भारत के साथ लगातार जो वर्तमान सरकार है वो डेमोक्रेटिक भी नहीं बल्कि जमात इस्लामी जैसे जो संगठन है, जो एक रेडिकल संगठन ज्यादा, एक पॉलिटिकल पार्टी कम देखने को मिलते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को कम मिलते हैं, उनका प्रेशर ज्यादा है। हम देखते हैं जमात इस्लामी के बहुत सारे लोगों को जो जेल में बंद थे उनको इसी सरकार ने क्या किया, रिहा कराया, और रिहा कराने के बाद आज वही वहां पर क्या आपको पावर में प्लेइंग करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है और भारत को, अमेरिका हो या अकेले भी, भारत को एक बड़े स्टेप लेने चाहिए। अब सख्त कदमों में हम बात करें तो हमने काफी कदम उठाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर हम देखें, और भी बहुत सारे कदम हमारी ओर से उठाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी अधिक इस पर ध्यान देने की जरूरत है और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसका मतलब तो ये सोची समझी स्ट्रैटेजी रही अरविंद जी कि वहां पर तख्ता पलट के संकेत थे, तख्ता पलट हुआ भी, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो नेता जेल में थे वो तो थे, वो तो बाहर आए, लेकिन बड़े क्रिमिनल्स भी बाहर आए। तो ये तो सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत सब कुछ हुआ। बिल्कुल रचना जी, और यहाँ पे मैं किसी का पक्ष लिए बगैर ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है वह भी मुझे लगता है कि शायद खबरें ठीक तक पहुंचा नहीं पाई, या शायद ये अंदाज ना लगा पाए कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। फिर मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर ये पहले से भनक होती, तो भारत का पुराना इतिहास रहा है कि वह अपने पड़ोसियों की मदद करता रहा है, और ऐसे में अगर शेख हसीना सरकार की तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट की जाती तो ऐसी कंडीशन में भारत अपनी सेनाओं को वहां भेज सकता था, जैसा कि श्रीलंका में किया था एलटीटी के खात्मे के लिए। तो यह बिल्कुल मेरे जो पैनलिस्ट हैं, को पैनलिस्ट हैं, उनकी मैं इस राय से सहमत हूं कि वो कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। पर यह सारी चीजें अब जबकि बहुत ही मुश्किल हो गया है, वहाँ एक सरकार आ गई है और वह भारत के लिए अब बहुत बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर रही है। अगर सरकार में हमारे लोग होते और फिर वो लोग जैसा कहते तो फिर भारत के लिए वह करना आसान होता। अब वहां पे एक ऐसी सरकार बनी है जो भारत के फेवर की नहीं है, और वह भारत पर लगातार दबाव बनाए जा रही है। वह कह रही है कि हम इंटरपोल के जरिए शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश करेंगे, और भारत किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहेगा। तो अब जो कुछ कर रहा है वह काफी डिफेंसिव पॉलिटिक्स है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेशन के साथ, जैसा कि तमाम जो हम एक्सपर्ट्स की व्यूज जो सुनते हैं या जो उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनमें भी संकेत या संदेश यही जा रहा है कि थोड़ा हाँ। अगर वक्त हुआ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अभी के लिए हाइपोथेटिकल्स आया है, लेकिन अगर इसी तरीके से तानाशाही को आगे बढ़ाया गया बांग्लादेश में, और ट्रंप ने बाकी इसमें इंटरवीन करने की कोशिश की, या फिर भारत सरकार ने जिस तरीके से शेख हसीना को प्रोटेक्ट करते हुए हिंदुस्तान में शरण दी, आगे सत्ता परिवर्तन क्या फिर से हो जाएगा, शेख हसीना क्या फिर से बांग्लादेश लौटेंगी और सत्ता की बागडोर संभालेंगी। ऐसे में फिर भारत बांग्लादेश के बीच की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी, और शेख हसीना फिर भारत के इस कर्ज को बेहतर तरीके से चुकाएं और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करें। हालांकि हाइपोथेटिकल सी सोच है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं खास तौर से, वो यही पॉजिटिव सोच अपने मन में रखे हुए हैं कि काश ऐसा हो जाए, और आने वाले वक्त में ऐसे होने के आसार भी हैं। निपुण जी, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में इंडिया न्यूज पर साथ में जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।